क्योंकि भारत सरकार ने लंदन से 100 टन सोना आरबीआई ने अपना वापस मंगवा लिया है और अभी सोना अभी भी लंदन में पड़ा हुआ है। इसका क्या रीजन है? ठीक है, तो इन सब चीजों पे विचार कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की तरफ। हमारा ये तीसरा क्लास होगा आज फॉरेन मार्केट में, और उम्मीद है कि आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में ये तीसरे क्लास के तहत इस चीज को हम खत्म ही कर दें। तो हम लोगों ने चर्चा किया था डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल पे, कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल। क्या होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या होता है इशूड कैपिटल, क्या होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और क्या होता है पेड अप कैपिटल। तो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल ये वो कैपिटल है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर किसी कंपनी को लीगली बोला जाए इशू करने के लिए, लीगली अलाउड टू इशू। एक कंपनी कितना शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर अलाउ मार्केट में ला सकती है, उसको सेबी से कितना लीगली परमिशन मिला है कितने शेयर लाने का, कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। उस कंपनी का वो इतना ऑथराइज्ड कैपिटल हुआ। अब मान लीजिए कि एक कंपनी को इस बात का परमिशन मिल जाता है कि आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं। अब उस कंपनी की इच्छा है कि हम मार्केट में कितना पैसा उठाना चाहते हैं और कितना शेयर हम अपना बेचना चाहते हैं। तो उस 10,000 शेयर में से मान लीजिए उन्होंने 2,000 शेयर ही इशू किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। शेयर दैट हैव एक्चुअली बीन इशूड बाय कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के लिए कितना कंपनी ने शेयर को इशू किया, उसको क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा? सब्सक्राइब कितना किया गया, जैसे 2,000 शेयर बिकने के लिए मार्केट में आया, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 2,000 शेयर बिके जाएगा मार्केट में। कुछ शेयर हो सकता है बिके, कुछ ना बिके। तो जितना के शेयर बिकेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कि ए पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर, ऑथराइज्ड कैपिटल दैट शेयर होल्डर हैव बीन एग्री टू परचेज। मतलब कितने लोगों ने इसको खरीदने के लिए एग्री किया, उतना कैपिटल। मान लीजिए 2,000 में से 1,600 शेयर बिकने की बात हो गई, तो वो 1,600 शेयर क्या हुआ? उसका सब्सक्राइब हो गया। पेड अप कैपिटल क्या है? कि उस 1,600 शेयर को बेच करके कंपनी ने कितना पैसा जुटा लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल बोलेंगे। तो इस चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। बढ़े आगे। अब है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट में एक तो हम लोगों ने पढ़ा था डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और एक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि जहां कर्ज लेने की बात हो, उसको जहां कर्ज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है? कि जहां कर्ज के बदले शेयरिंग का मामला चले, कि आप आइए कंपनी में पैसा लगाइए, दोनों पार्टनरशिप के साथ काम करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। हम लोगों ने ये भी समझा था कि मार्केट से पैसे उठाने के दो तरीके हैं, या तो आप कर्ज ले लो या किसी को शेयर दे दो। अगर आप शेयर दे देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी फाइनेंसिंग हुआ है। इक्विटी अगर किसी से कर्ज लेंगे तो वो क्या बोलेंगे? कि डेप्ट फाइनेंसिंग हुआ है। डेप्ट फाइनेंसिंग में क्या होता था कि आप कर्ज लेते थे और आपके कंपनी को फायदा हो नुकसान हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिससे कर्ज लिया है, जितने इंटरेस्ट रेट पे कर्ज लिया है आपको उतना चुकाना पड़ेगा। जैसे 1 लाख का कर्ज लिया 5% पे, तो साल भर के अंतर्गत आपको जो है कि 1,05,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। लेकिन वही इक्विटी फाइनेंसिंग अगर हुआ हो, किसी व्यक्ति ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है और इस बात को कह के लगाया है कि हम कर्ज नहीं दे रहे हैं, ये भागीदारी दे रहे हैं कंपनी में, अपना शेयर दे रहे हैं आपको कंपनी में, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? इक्विटी फाइनेंसिंग हुआ है। वहां पे क्या होता है कि जो कंपनी में प्रॉफिट होगा तो हो सकता है उस 1 लाख के बदले 20% का प्रॉफिट हुआ तो 1,20,000 मिल जाए। कंपनी अगर नुकसान में चले जाए कि 5% या 10% का नुकसान हो जाए, तो हो सकता है कि 1 लाख के बदले उसको 90,000 भी मिले। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते थे। और वही यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है कि मीनिंग क्या है डेप्ट फाइनेंसिंग का? कि इन्वेस्ट इन लोन, लोन में इन्वेस्ट करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेप्ट फाइनेंसिंग बोलेंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग का मीनिंग क्या है? इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ द कंपनी। तो डेप्ट फाइनेंसिंग का एग्जांपल क्या होगा? जिससे बॉन्ड बॉन्ड इशू होता है वो क्या है? डेप्ट फाइनेंसिंग है। डिवेंचर है वो क्या है? डेप्ट फाइनेंसिंग है। इक्विटी फाइनेंस का क्या एग्जांपल है? तो शेयर, शेयर क्या है? इक्विटी फाइनेंस का एग्जांपल है। ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप में क्या होता है? नहीं, डेप्ट फाइनेंसिंग में कोई ऑनरशिप नहीं मिलने वाला है। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो, उनका कोई ऑनरशिप कंपनी में नहीं है।
फायदा होगा, हो सकता है बहुत 20% 50% का फायदा हो कंपनी को, फिर भी उनको 5% ही मिलने वाला है, क्योंकि वो कंपनी के ऑनरशिप में नहीं। लेकिन जब कोई इक्विटी फाइनेंसिंग होती है कहीं पे, तो वो कंपनी का, उसका बाकायदे कंपनी का शेयर वो लेते हैं, शेयर लेते हैं तो वो हिस्सेदार भी बनते हैं, तो कंपनी का ऑनरशिप भी हो सकता है। मैंने बताया भी था कि 26% अगर किसी के पास शेयर होता है, उसको मैजिक नंबर बोला जाता है। फिर 49%, 51%, ये सब चीजें मैंने बताया था कि 49% अगर शेयर बेच रहा है कोई कंपनी, अगर 49% की हिस्सेदारी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग में तो आपका बहुत जो है कि रोल रहेगा, लेकिन कंपनी का मालिक जो है कि अभी 51% वाला व्यक्ति ही रहेगा। 26% का मसला इसलिए बताया था मैंने कि 3/4 के वोटिंग से कोई कंपनी में डिसीजन होता है। अगर आप 26% शेयर किसी कंपनी का खरीद लेते हैं, यानी कि आपके बिना कोई डिसीजन नहीं हो सकता है कंपनी में। क्यों? क्योंकि 75% का वोटिंग चाहिए, 75% में 26% आपने ले लिया है, तो बहुत कम ही, लेकिन 1% से ही लेकिन आपका वोटिंग का अधिकार अब कंपनी में चला जाता है आपको। तो डेप्ट फाइनेंसिंग में कोई ऑनरशिप नहीं होता है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग में ऑनरशिप रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। एक साधारण सी बात है कि रिस्क का क्या स्तर रहेगा, तो डेप्ट फाइनेंसिंग में लो रिस्क रहेगा और इक्विटी फाइनेंसिंग में हाई रिस्क रहेगा। बहुत ही आसान एग्जांपल से मैंने समझाने का प्रयास किया था। डेप्ट फाइनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन आपको 5% मिलेगा, इंटरेस्ट रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा फिक्स। और इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा, हो सकता है कि बहुत प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है कि नुकसान भी चले जाए। इसलिए रिस्क जो है कि डेप्ट फाइनेंसिंग में लो रिस्क है, और जो कि इक्विटी फाइनेंसिंग है वो हाई रिस्क है। रिटर्न क्या टाइप क्या है कि आपने लोन दिया है तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिटर्न टाइप में पे इंटरेस्ट है, इसका डेप्ट में पे इंटरेस्ट होगा। और इक्विटी में क्या होगा कि चूंकि आप जो है कि आपने शेयर लिया है, तो आपको शेयर में जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग डिविडेंड्स बोलते हैं, तो वही डिविडेंड्स आपको मिलेगा उसके प्रॉफिट का। ठीक है। नेचर ऑफ रिटर्न क्या है डेप्ट फाइनेंसिंग? नेचर ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है और रेगुलर है, इतना परसेंट आते रहेगा। लेकिन जो क्या कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग का क्या है नेचर ऑफ रिटर्न, तो ये इरेगुलर है। क्यों? कि बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उसके हिसाब से ये दिखता है आपको। उसके बाद हम लोग इस चीज को समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक तो मार्केट है, आपको पता है डेप्ट मार्केट और कैपिटल मार्केट में होगा। ये जो क्लेम ड्यूरिंग द लिक्विडेशन, इस चीज को समझिए। मान लीजिए कंपनी खड्डे में चली जाती है, कंपनी का हो जाता है कि अब दिवालिया निकल गया, कंपनी बिकने वाली है, तो कंपनी का क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब सीधा सीधा समझिए कि जब कंपनी परफॉर्म करना बंद कर दे, कंपनी घाटे में चले जाए, वो जाएगी एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत, वहां पे जाकर के क्या होगा, उस कंपनी का लिक्विडेशन किया जाएगा। लिक्विडेशन करने का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो संपत्ति है, जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई कंपनी है, या टाटा मोटर्स की कंपनी है, तो कंपनी के पास तो बहुत सारा संपत्ति है ना, जमीन होगा, बिल्डिंग होगा, बहुत सारा मशीन होगा उसके पास। भले ही कंपनी नुकसान में चली गई हो, जैसे कि विजय माल्या का कोई शराब बनाने वाला कंपनी था ना, किंगफिशर, अभी उसका लिक्विडेशन किया जाएगा। कंपनी दिवालिया हो चुकी है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, तो अब उसका क्या होगा, उसको बेचा जाएगा। तो कंपनी के पास संपत्ति बहुत रहता है, जमीन रहता है, बिल्डिंग रहता है, मशीन रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। तो क्लेम किसको मिलेगा पहला? तो सबसे पहला क्लेम किसको मिलना चाहिए? डेप्ट फाइनेंसर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कर्जा दिया है। तो फर्स्ट क्लेम किसका होता है? क्लेम ड्यूरिंग लिक्विडेशन, जब कंपनी खड्डे में चले जाए, कंपनी का दिवालिया निकल जाए, जब कंपनी बिकेगी, तो सबसे पहला क्लेम डेप्ट फाइनेंसर का होगा। और पहला पैसा जो है कि पहले उससे जो पैसा बेच करके कंपनी का मशीन वशीन बेच के पैसा मिलेगा, वो सबसे पहले क्लेम डेप्ट फाइनेंसर को जाएगा जिन्होंने लोन दिया था। ये ध्यान रखिएगा। इक्विटी फाइनेंसर वाले का क्लेम लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि आप तो शेयर धारक थे ना उस कंपनी के। तो पहले मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपया जमा हुआ कंपनी का मशीन बेचने से, 40 करोड़ रुपया तो डेप्ट फाइनेंसिंग हुआ था, तो 40 करोड़ रुपया तो डेप्ट फाइनेंसिंग वाले को दे देगा। उसके बाद जो 10 करोड़ बचेगा उसमें देख लेगा कि कितना पार्टनर था, तो उस पार्टनर में फिर उसको बांट देगा। ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्लेम और लास्ट क्लेम होता है। उसके बाद बहुत आसान चीजें हैं कि टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट जो है कि इंटरेस्ट रेट डिडक्टेबल, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो उसमें टैक्स को काट लिया जाएगा। और वहां पे डिवेंचर्स में किसी भी तरीके का, डिवेंचर्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, तो ये डिडक्टेबल अभी तक नहीं है, तो नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, यहाँ उल्टा लिख दिया है, इसको समझिए। कैपिटल गेन टैक्स वाला जो ये लाइन आप कॉलम देख रहे हैं, ये इसमें उल्टा लिखा हुआ है। समझिए। कन्वर्टेबिलिटी क्या है? कन्वर्टेबिलिटी, डेप्ट जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी।
डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर सिंपल कर्ज है तब की बात कर रहे हैं। सिंपल कर्ज है तो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये बात समझ में आ रही है कि कन्वर्ट करना इक्विटी में मतलब क्या है? देखिए, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले जो है कि कर्जा दिया था, 1 लाख रुपए का कर्जा लो, जाओ दुकान खोलो। अब हमको लग रहा है कि नहीं, दुकान में प्रॉफिट तो बड़ा तगड़ा है, इसको 30% 40% का रिटर्न आ रहा है। हम बोलेंगे कि भाई जो 5% पे बात आपसे किए थे डेप्ट के रूप में, कर्जा के रूप में, उसको कन्वर्ट कर दीजिए इक्विटी में, हमारा शेयर, हमको भी शेयर के रूप में ही दीजिएगा पैसा। जो प्रॉफिट होगा मेरा जो है कि डेप्ट को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, शेयर के रूप में भागीदार हमको बना लीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, डेप्ट वाले में नहीं हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा आपको लगे कि इक्विटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेप्ट, इक्विटी को डेप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने पैसा लगाया था, शेयर धारक के रूप में, पहले भागीदार था आपके कंपनी का, शेयर धारक के रूप में था, लेकिन उसको रिस्क लग रहा है कि ये कंपनी ठीक से काम नहीं करेगी, हमको अपना जो एसेट है वो रिस्क में नहीं डालना है। तो वो क्या बोलेगा कि हमारा जो इक्विटी है उसको आप डेप्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फिर आप तय करेंगे कि इक्विटी में तो आपको 10% 15% का रिटर्न मिल रहा था, आपको 3% देंगे। तो आप दोनों मिलकर इस बात को डिसाइड कर लेंगे। तो इक्विटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेप्ट, इक्विटी को डेप्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन डेप्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब एक और सर मसला यहाँ है, सॉरी, डेप्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेप्ट। ये मिस्टेक हो गया। ये सही है कि डेप्ट जो है इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि हमने आपको कर्ज दिया था, अब हमको आप शेयर होल्डर बना लीजिए, ये बात हो सकती है। लेकिन मैं पहले शेयर होल्डर था आपका, अब मैं आपका कर्जदार हो जाता हूँ, ऐसा बात नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोलने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो डेप्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, यस हो सकता है, इक्विटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डेप्ट, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब समझिए कि कौन सा कब एट्रैक्टिव होगा, कौन एट्रैक्टिव, जब मामला स्लो डाउन चलता होगा, मार्केट में जो है कि ज्यादा रिटर्न नहीं आता होगा, स्लो डाउन का पीरियड है, तो लोग रिस्क लेना कम चाहते हैं, उसमें क्या लगाएंगे, डेप्ट में पैसा लगाएंगे। और जब मार्केट बूम पे रहे तो उसमें डेप्ट में पैसा लगाने से फायदा है या इक्विटी में लगाने से फायदा है? इक्विटी ऑब्वियस बात है, इक्विटी इक्विटी में में लगाने सर, से क्योंकि फायदा है, हाई रिटर्न रेट ज्यादा ऑफ आएगा। इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मार्केट बूम पे है तो रिस्क भी थोड़ा सा कम रहेगा, और जब पीरियड ही स्लो डाउन का चल रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट रेट आ रहा है। तो ये बेसिक जो डिफरेंस था डेप्ट और इक्विटी के बीच में, हमको लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पूछ लें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है, बढ़े आगे फिर, चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग लिमिटेड चीज ही पढ़ेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए, जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ये होता है डेप्ट मार्केट का ही इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट मार्केट आप अच्छे से समझ रहे हैं कि एक लोन है, वो सिक्योर्ड होता है किसी स्पेसिफिक फिजिकल एसेट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड कोई जारी कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि भागलपुर नगर निगम बॉन्ड जारी कर रहा है, उसको म्युनिसिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो भागलपुर नगर निगम क्या चाह रहा है कि पब्लिक से कर्जा उठाना चाह रहा है, उसको म्युनिसिपल बॉन्ड बोला जाएगा, ठीक है। तो वो म्युनिसिपल बॉन्ड जो जारी होगा उसके पीछे मान लीजिए कि 50 लाख का या 1 करोड़ का कर्जा भागलपुर नगर निगम उठाती है, ठीक है। तो अगर नगर निगम पैसा नहीं चुका पाएगी तो वो बॉन्ड जो है किसी ना किसी स्पेसिफिक फिजिकल एसेट्स से जो सिक्योर्ड रहता है, पैसा नहीं चुका पाएगी तो 2 पार्क आप नगर निगम का ले लीजिएगा, यही ना होगा। नगर निगम के पास बहुत सारा वो संपत्ति है अपना उसका, तो वो किसी ना किसी संपत्ति से जो है कि वो जो उसका फिजिकल एसेट्स रहता है उससे वो बॉन्ड सिक्योर्ड रहता है। ये एक लोन है, लेकिन लोन के एवज में आपको मॉर्गेज के रूप में क्या रखा गया है, तो उसकी जो संपत्ति है वो सिक्योर्ड है उससे, तो समझिए। लेकिन बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड डेप्ट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि इंटरेस्ट रेट जो है इसमें कम मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ, हैव लोअर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू डिवेंचर। अब ये डिवेंचर क्या वाला है, इसको भी समझने की जरूरत है। अब देखिए डिवेंचर क्या है, देखिए डिवेंचर इन्होंने आगे लिखा है, मैं पहले समझा ही देता हूँ। बॉन्ड का अपोजिट होता है। नहीं, अपोजिट नहीं है, ये भी एक टाइप का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ही है, दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय द फिजिकल एसेट और कोलेटरल।
A type of debt instrument that is not secured by physical asset or collateral, backed only by the general creditworthiness and reputation of the issuer. तो अगर बॉन्ड जारी हुआ है तो ध्यान रखिए कि उसके पीछे कोई ना कोई फिजिकल जो एसेट्स है उससे वो सिक्योर्ड है। अगर डिवेंचर जारी हुआ है तो इसमें जो है कि कोई फिजिकल एसेट्स उसके पीछे सिक्योर्ड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के क्रेडिट वर्थनेस पे दिया गया है आपको कि उस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। टाटा कंपनी का डिवेंचर हम खरीद लेते हैं क्योंकि हमको पता है कंपनी डूबने वाली नहीं है, इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, उसके क्रेडिट वर्थनेस पे बहुत आप भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल मसला पर्सनल लोन टाइप का है। डिवेंचर पर्सनल लोन टाइप का है कि मेरा नाम बहुत है मार्केट में, मेरा जो है कि इज्जत बहुत है, हमको कोई भी लोग लोन ऐसे ही दे देगा क्योंकि पता है ये बंदा लेके कहीं भागेगा नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिवेंचर बोलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ कोई फिजिकल एसेट उसके पीछे जो है कि कोलेटरल के रूप में नहीं है, वो सिक्योर्ड नहीं है किसी फिजिकल एसेट से, तो वहाँ थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा क्योंकि रिस्क भी है, हो सकता है डूब जाए तो। ठीक है, तो ये बॉन्ड है और ये डिवेंचर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया बॉन्ड, बॉन्ड आपने समझ लिया, डिवेंचर समझ लिया, तो ये लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा डिवेंचर से, ये बात आपको समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए, होता है एक टर्म एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है कि अगर भारत की कंपनियां विदेश से पैसा उठाना चाहे, विदेशी बैंकों से लोन लेना चाहे, डॉलर में पैसा उठाना चाहे, तो वो क्या करेगी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेगी। सर क्यों? भारत में पैसे का कमी हो गया, विदेश से पैसा लाएगी? नहीं, हो सकता है भारत में पैसे की कमी हो सकता है कि विदेशी ऋण है वो सस्ता मिल रहा हो, तो उसके लिए कंपनियां क्या करती हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करती है, यानी कि विदेशों से पैसा उठाती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो पैसा जो मिलता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के तहत, तो वो मिलता है फॉरेन एसेट में, विदेशी रुपये में, डॉलर में, येन में, युआन में, रेनमिनबी में। अब आप समझते हैं कि रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट या रुपी येन का एक्सचेंज रेट हमेशा चेंज होते रहता है। तो इस बात का रिस्क रहता है कि अगर आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में आपने क्या कहते हैं $1000 लाया, $1000 और डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट अभी कुछ चल रहा था, लौटाने वक्त कुछ और हो जाए तो समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में ये बात समझ में आ रही है आपको? बता दें। हाँ। मान लीजिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के तहत $100 का ऋण लिया गया और अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो ₹80 का चल रहा है, तो गुना करके देखिए कितना बनता है? 8,000 रुपया बना। हाँ, यस सर। तो आपने लोन के रूप में उनसे $100 लिया है, इस बात का ध्यान रखना है। आपने 8,000 रुपया नहीं लिया है, $100 लिया है। अगर मान लीजिए अभी आपको अब लौटाना क्या है, इस बात को समझिए कि $100 लौटाना है, प्लस में उसका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो लौटाना है आपको। अभी मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, रुपये का डिवैल्यूएशन हो जाए, तो क्या नुकसान होगा? मान लीजिए कि $1 ₹90 पहुंच गया, तो अभी आपको क्या लौटाना था? $100 प्लस इंटरेस्ट रेट, यानी कि ₹8,000 प्लस इंटरेस्ट रेट। इसी दरमियान एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, अब आपको जो कंपनी वो एक्सचेंज रेट चला गया है, $1 का एक्सचेंज रेट ₹90 के आसपास चला गया है। आपने जब लिया था तो आपको ₹8,000 प्राप्त हुआ था, अब देने वक्त आपकी समस्या देखिए क्या हो गई है। आपने अभी भी लौटाना $100 ही है, लेकिन भारतीय मुद्रा में वो ₹9,000 तो आपका प्रिंसिपल हो चुका है, प्लस इंटरेस्ट अलग से पड़ रहा है आपको, तो इसमें नुकसान होने का डर है। फायदा एक ही शर्त पे हो सकता है, जब आपका रूपी मजबूत हो जाए कि $100 आपने लोन के तौर पे लिया था, अभी एक्सचेंज रेट ₹80 का चल रहा था, $1 इक्वल टू ₹80, और हो सकता है कि एक्सचेंज रेट घट के हो जाए $1 इक्वल टू ₹70। तब आपको क्या होगा कि आपने लोन तो ₹8,000 लिया था, लेकिन लौटाना, चूंकि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मामला है तो लौटाना आपको डॉलर में है, आपको $100 ही लौटाना पड़ेगा। तो आपका एक्सचेंज रेट कुछ भी करे, तो अब अगर मान लीजिए सस्ता हो गया है, डॉलर सस्ता हो गया है, तो $1 के बदले का कितना, $100 के बदले कितना हो जाएगा? ₹7,000 में ही आपको $100 मिल जाएगा, और साथ के साथ जो इंटरेस्ट रेट था वो आप दे देंगे। तो लेकिन एक्सचेंज रेट में प्रॉब्लम यही चल रहा है कि हमेशा रुपया वीक ही होते जा रहा है, इसलिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के तहत अगर आप $100 का लोन लेते हैं तो वो $100 8,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, इसलिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में ये रिस्क तो रहता है। ठीक है, अब उसी चीज से बचने के लिए अलग अलग एक बॉन्ड जारी किया गया, उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। वो क्या है, कैसे?
इस चीज को आप समझाते हैं। यहाँ देखिए मसाला बॉन्ड के बारे में लिखा हुआ है आपका कि इशूड बाय इंडियन एंटिटी आउटसाइड इंडिया। ये ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड का इसमें कि ये इंडियन एंटिटी के द्वारा आउटसाइड इंडिया इशू किया जाता है, बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी। वो इंडियन रूपी में डिनोमिनेटेड रहता है। ये इस टर्म को बहुत ध्यान से समझिए, क्या है इस चीज को समझाते हैं। अभी आपने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के दरमियान देखा था क्या कि आप लोन किस में ले रहे थे? डॉलर में ले रहे थे, अलग अलग विदेशी मुद्राओं में ले रहे थे। लेकिन मसाला बॉन्ड क्या कहता है कि भाई साहब विदेशी कंपनी से पैसा लेंगे, आउटसाइड इंडिया ही ये जारी किया जाता है, लेकिन हम जो है कि डॉलर में नहीं लेंगे, हम लेंगे रुपये में पैसा आपसे। अभी का जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसके हिसाब से हमको रुपया में पैसा दीजिए। लौटाने वक्त अगर हम 8,000 रुपये का लोन लेंगे तो 8,000 प्लस इंटरेस्ट लौटाएंगे। एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है आप समझिए, हम इस लफड़े में नहीं पड़ने वाले। तो ये क्या है? मसाला बॉन्ड है। ये किस में डिनोमिनेटेड रहता है? इंडियन रुपये में डिनोमिनेटेड रहता है। कहाँ जारी किया जाता है? तो आउटसाइड इंडिया जारी किया जाता है। इशू किसके द्वारा किया जाता है? तो इंडियन एंटिटीज के द्वारा, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, या सरकारी पीएसयू जो है वो भी जारी करती है। ठीक है, इसको बोलेंगे मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि भारत के मसाले बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए मसाला बॉन्ड है, और कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही चाइना वाला जारी करेगा तो उसको पांडा बॉन्ड बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला जारी करेगा उसको कंगारू बॉन्ड बोलेंगे। वो अलग अलग नाम है, सब अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो हमारे देश को एक नाम दिया गया। इस चीज को आपने समझा। अब इसी से जस्ट मिलता जुलता जो है एक बॉन्ड है महाराजा बॉन्ड, उसको समझिए। महाराजा बॉन्ड क्या है? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेशन किसमें है उस बॉन्ड का। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IFC इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। सेम टू सेम चीजें हैं। मसाला बॉन्ड में क्या हो रहा था? इंडियन एंटिटी के द्वारा फॉरेन में उसको जारी किया जा रहा था, और ये जो है कि फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि फॉरेन के एंटिटी के द्वारा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में जारी किया जा रहा है। लेकिन दोनों का डिनोमिनेशन क्या है? रूपी डिनोमिनेशन है। ठीक है, उसी तरीके से जस्ट नीचे है म्युनिसिपल बॉन्ड। ये मुनी बॉन्ड लिखा हुआ है, म्युनिसिपल बॉन्ड है ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अर्बन लोकल बॉडी, जिसको बोलते हैं ना कि पटना नगर निगम, बेंगलुरु नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, यही है, भागलपुर नगर निगम, ये लोग जारी करते हैं। तो ये लोग क्यों जारी करते हैं, इसको क्या जरूरत पड़ गया? तो इस नगर निगम को लगता है कि मुझे पैसे की कमी है और हमको जो है कि बढ़िया पार्क वगैरह बनाना है, अच्छी जो है कि नागरिक सुविधाएं डेवलप करनी, तो उसको भी तो कर्ज में पैसा चाहिए होगा, तभी तो वो बढ़िया बढ़िया पार्क बना करके दे सकेगा लोगों को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। तो ये इशू किया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा टू राइज मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो अलग अलग तरीके के उनको पार्क बनाना है, उनको बस स्टैंड बनाना है, उनको CCTV कैमरा लगाना है, तो उसके लिए वो लोग पैसा जारी करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? म्युनिसिपल बॉन्ड। पहली बार जो है कि बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा बॉन्ड जारी किया था, इसलिए जो है कि उसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट टाइम कौन ऐसा नगर निगम था जिसने पैसे के लिए बॉन्ड जारी किया था, तो वो था बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक है उदय बॉन्ड। ये उदय बॉन्ड क्या है? ये डिस्कॉम होती है। आपको पता है कि ये जो क्या कहते हैं स्टेट में जो कंपनियां होती है, बिजली की कंपनियां, जो बिजली वितरण की कंपनियां होती हैं, उसको डिस्कॉम बोला जाता है। ठीक है, जितनी भी बिजली वितरण कंपनियां, सारी की सारी कंपनी घाटे में चल रही है, किसी भी स्टेट का हो। उत्तर प्रदेश स्टेट का बिजली वितरण कंपनी हो, चाहे बिहार स्टेट का बिजली वितरण कंपनी हो। बिहार में है ना 2 बिजली वितरण कंपनी, एक नॉर्थ बिहार साउथ पावर इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन साउथ कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड, एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन यस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक तो ये क्या है? बिहार की डिस्कॉम है ये। ठीक है, तो ये जो डिस्कॉम थी ये सारे घाटे में चल रही थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि इन लोगों को बर्डन को कम करने के लिए एक उदय बॉन्ड ला दो। उदय स्कीम भी चलती है डिस्कॉम के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये उदय बॉन्ड किन के लिए जारी किया जाता है? उदय बॉन्ड जारी किया जाता है इन्हीं क्या कहते हैं डिस्कॉम कंपनियों के लिए, इनका जो डेप्ट ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए जो है कि ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो बस अलग अलग नाम है, ध्यान रखते जाना है। जैसे मुनी बॉन्ड कौन है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उदय बॉन्ड कौन है? तो क्या कहते हैं ये डिस्कॉम कंपनियों के लिए। अब है कि समझिए जैसे ग्रीन बॉन्ड है, ये ग्रीन बॉन्ड कौन जारी करता होगा? जहाँ की क्या कहते हैं ये इस बॉन्ड से जो पैसा लगेगा वो किस में लगेगा? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लगेगा,
क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे, उस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन बॉन्ड बोलेंगे। पांडा बॉन्ड है, आपको पता है पांडा बॉन्ड किसका है? तो युआन डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड बाय इन द चाइनीज मार्केट, तो उसको हम लोग पांडा बॉन्ड बोल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे नाम है। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी था, गोल्ड के बदले उसमें जो है कि पैसा मिलता था, ये भी सरकार ने जारी किया था। तो अलग अलग तरीके के बॉन्ड है, बस ये इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप खुद से इस पीडीएफ को सारा पढ़ें। बॉन्ड पढ़ने जितने बॉन्ड्स है सब, बहुत सारा बॉन्ड्स है तो सारा पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ कुछ फ्लोटिंग बॉन्ड है, इम्पोर्टेंट, रैंडम है, हाँ हाँ, सीक्वेंट है, अनसीक्वेंट है, सारा पढ़ना पड़ेगा। वो सारे को उतना पूछने का तो संभावना कम लग रहा है, जितना आपको पढ़ने का कैपेसिटी हो, जितना आपके पास समय है उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें जी जैसे ट्रेजरी बिल इसमें आएगा। हाँ, ट्रेजरी बिल है। तो जीरो कूपन बॉन्ड हमेशा क्या होता है कि सोल्ड ऑन डिस्काउंट प्राइस एंड रीपरचेज एट द फेस वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है। नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है। वही जो आपका जैसे कि 100 रुपये का बॉन्ड था, आपने उसको 98 रुपये में खरीदा, और सरकार ने या फिर किसी कंपनी ने जब वापसी उसको खरीदा तो उसको 100 रुपये में खरीद लिया, तो बीच में Yes, 2 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल गया उसके मेच्योरिटी पे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। ये सोल्ड हमेशा ही डिस्काउंटेड रेट पे होगा, और परचेज जब किया जाएगा तो फेस वैल्यू पे उसको परचेज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट उसका आपको जो मेच्योरिटी पीरियड पे उसका जो बीच में गैप था उस पैसे का, उसका आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। मसले को कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या है? ये डिवेंचर मैंने समझा दिया है कि एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, नॉट सिक्योर्ड बाय द फिजिकल एसेट और कोलेटरल। इसके पीछे जो है कि किसी भी तरीके का फिजिकल एसेट और कोलेटरल जो है कि सिक्योर्ड, उससे सिक्योर्ड नहीं रहता है। इसे बॉन्ड था वो सिक्योर्ड था, लेकिन डिवेंचर सिक्योर्ड नहीं रहता है। ठीक है, ये जनरल क्राउड वर्थिनेस, क्रेडिट वर्थिनेस पे इसको दिया जाता है। ठीक है, किसका कितना रेप्यूटेशन है किस कंपनी का, वही जारी कर सकता। आपने, मैंने ये भी बताया था कि ऐसे ही कोई कंपनी जारी नहीं कर सकती, उसकी रेटिंग बहुत हाई होनी चाहिए तभी वो जारी कर सकती है। अदरवाइज तो विजय माल्या भी बोलेगा कि मेरा डिवेंचर है, खरीद लो, और जो है कि इसमें 50% का इंटरेस्ट रेट देंगे या 50% का प्रॉफिट देंगे, आप पता चले पैसा लेके भाग जाओ। तो इसलिए जो ट्रिपल ए या ए प्लस इसका रेटिंग होता है शायद ट्रिपल ए से। का रेटिंग चाहिए होता है, ऐसे वो जारी भी नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, Yes. तो अब कन्वर्टेबल क्या होगा? वो बॉन्ड जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी में, उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलेंगे। जो क्या कहते हैं कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है इक्विटी में, उसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो रेगुलर डिवेंचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वर्टेबल है। और जो कन्वर्टेबल है इक्विटी में उसको क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक टाइम, वो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप चाहें तो इसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इसको आप इक्विटी में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? कन्वर्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से ये सिर्फ टर्म है, इसको ध्यान रखना। बॉन्ड यील्ड है, एक चीज समझने के लिए, बॉन्ड यील्ड क्या है? बॉन्ड यील्ड का हिंदी होता है उपज किसी भी चीज का। जैसे कि मान लीजिए धान का यील्ड अच्छा हुआ, मतलब धान की उपज अच्छी हुई है। बॉन्ड का यील्ड अच्छा हुआ, इसका क्या मतलब है? बॉन्ड में इफेक्टिव जो रेट मिल रहा है रिटर्न का, वो काफी अच्छा मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड यील्ड। कि बॉन्ड से उपज कितना आ रहा है, मुझे रिटर्निंग में पैसा कितना अच्छा आ रहा है। अगर बहुत अच्छा रिटर्निंग आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड यील्ड हाई है। अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड यील्ड लो है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया टर्म कि बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है। इसी तरीके से एक टर्म आगे लिखा हुआ है, यील्ड ग्राफ। तो उसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे, प्लॉट कर देंगे कि कितना समय में कितना रुपया जो है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो उसको जब ग्राफ में हम लोग डाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कि यील्ड ग्राफ हो गया। हमने यील्ड इन्वर्जन को भी समझाया था। यील्ड ग्राफ समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। जो आप ऐसे बनाएंगे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इतना पैसा इतना समय के बाद इतना जो है कि रिटर्न मिल रहा है, या तो ग्राफ ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। ये आप लोग इतना तो समझते ही हैं। यील्ड इन्वर्जन की क्या बात होती है? जैसे मैंने समझाया था, इसको निगेटिव यील्ड कर्व भी बोला जाता है या यील्ड इन्वर्जन। मान लीजिए कि जो बॉन्ड कम समय का है वो कम रिटर्न देगा, ये बात आप जानते हैं। जो बॉन्ड ज्यादा समय के लिए है वो रिटर्न ज्यादा देगा। उल्टा होना स्टार्ट हो जाए, जो बॉन्ड ज्यादा समय के लिए है वो कम रिटर्न देता हो, और जो बॉन्ड कम समय के लिए है वो ज्यादा रिटर्न देता हो, तो ग्राफ उलट जाएगा नहीं उलट जाएगा? हम वो लोग बोलेंगे ना कि यील्ड का इन्वर्जन हो रहा है, ये निगेटिव यील्ड कर्व बन रहा है मेरा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है यील्ड इन्वर्जन क्या होता है? यही यील्ड इन्वर्जन कर्व यहाँ लिखा हुआ है कि ग्राफ जब उल्टा हो जाए।
ठीक है, क्लियर? यस सर बॉन्ड यील्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता है ना? तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होगा, जिसका फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो फ्लोटिंग रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट पढ़ना भी है हम लोगों को। शेयर या इक्विटी क्या होता है? शेयर या इक्विटी रिप्रेजेंट करता है कि यूनिट्स ऑफ ओनरशिप इन ए कॉर्पोरेशन आपका कितना है, वही आपको बताता है कि आपका शेयर कितना है इस कंपनी में। ठीक है, कि कितना फाइनेंशियल एसेट ऑन करता है एक इन्वेस्टर, उसका कितना जो है कि यूनिट ऑफ ओनरशिप है किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेशन में, उसको क्या बोलेंगे? शेयर या इक्विटी। आपका कितना हिस्सेदारी है, इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी, शेयर मतलब कितना भाग आपका है उसमें। मान लीजिए 51% आपके पास शेयर है किसी कंपनी का, तो आप तो मालिक हो गए ना उस कंपनी के। जी 26% का शेयर है, यानी कि उसके डिसीजन मेकिंग बॉडी में आपका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? द कैपिटल राइज्ड बाय ए कॉर्पोरेशन थ्रू द सेल ऑफ शेयर। शेयर को सेल करके कितना कैपिटल उन्होंने राइज किया है, उसी को क्या बोलेंगे? उसका स्टॉक स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे टर्म और हैं इसमें। अब हम लोगों को दो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक फॉरवर्ड डेरिवेटिव और एक फ्यूचर डेरिवेटिव, इस चीज को समझना है। छोटे छोटे टर्म है, इस चीज को समझाते हैं। अब फॉरवर्ड डेरिवेटिव और फ्यूचर डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। फॉरवर्ड डेरिवेटिव क्या होता है? बायर एग्री टू बाय द अंडरलाइंग एसेट एट ए फ्यूचर डेट ऑन ए प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे। मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। फॉरवर्ड डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि मैंने बोल दिया आपको कि आज जो शेयर का रेट चल रहा है, इसी रेट पे आपका 10 दिन के बाद हम शेयर खरीद लेंगे, इतना शेयर खरीद लेंगे। पैसा आज नहीं दे रहे हैं, आज सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड डेरिवेटिव। कि हम आज के दर पे आपका शेयर खरीदने के लिए तैयार हैं अगले 10 तारीख को। आज ही हम एग्री कर लिए हैं, आपका हम शेयर खरीद लेंगे। अब कंपनी का शेयर का दाम घटे चाहे बढ़े, बढ़ेगा तो भी हम इतना ही रेट से देंगे, आज के ही रेट से देंगे। घट भी जाएगा तो भी आज के ही रेट से देंगे। अब बताइए इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है या नहीं है? यस हो सर सक- बिल्कुल है। है सर अगर आपके कंपनी का शेयर का दाम बढ़ता होगा तो हम खरीद लेंगे। अगर घट रहा होगा आपका दाम तो फिर तो मेरा मन इधर उधर होगा ना कि खरीदे ना खरीदे, तो हो सकता है हम डिफॉल्ट कर जाएं। जी जी तो ये हो गया फॉरवर्ड डेरिवेटिव। इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें एग्रीड अपॉन रेट टुडे, प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे, जो आज का रेट चल रहा है उसी रेट पे खरीदेंगे, उसको बोलेंगे फॉरवर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, ये एग्रीमेंट है आपका। एक है फ्यूचर डेरिवेटिव। फ्यूचर डेरिवेटिव में क्या होता है कि यहाँ जो प्राइस है, वो प्राइस और डेट जो होगा वो फ्यूचर का होगा कि 10 तारीख को खरीदेंगे। रेट क्या लगाएंगे भाई? तो रेट 10 तारीख को जो चलता रहेगा उस तारीख देख लेंगे। तो इसमें डिफॉल्ट करने का रिस्क नहीं रहता है। मैंने आज वादा किया है कि आपकी कंपनी का 50 शेयर हम खरीद लेंगे, अगले महीने के 10 तारीख को खरीद लेंगे। रेट मैंने आज तय नहीं करके दिया आपको, रेट जो 10 तारीख को चलता होगा उस हिसाब से खरीद लेंगे। तो इसमें क्या है कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम, इसको बोलते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव। ये टर्म है, इसमें ध्यान रखना है। जब भी पूछा जाएगा ऐसे सवाल, उसमें वही पूछा जाएगा कि प्राइस जो है कि आज अगर एग्रीमेंट में आज का प्राइस लिखा जाए तो वो फ्यूचर डेरिवेटिव कहलाएगा। यस और नो? नो सर। नो, नो सर। वो फॉरवर्ड डेरिवेटिव होगा। एग्रीमेंट में अगर फ्यूचर प्राइस लिखा गया है वो फॉरवर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा। यस और नो? नहीं फ्यूचर वो फ्यूचर डेरिवेटिव है। बस इतना ही इसमें समझने के लिए था। उसके बाद सर जो इसमें लिखा डेरिवेटिव्स क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। मॉल में बहुत सारी चीजें हैं। एक मॉल है, एक दुकान है, सब जगह कपड़ा ही खरीदना है, सब जगह से सामान ही खरीदेंगे, लेकिन किसी में एसी का हवा मिलेगा, किसी में एसी का हवा नहीं मिलेगा। कोई और भी बढ़िया मॉल होगा जिसमें कि सिनेमा हॉल भी होगा, बस नाम का फर्क है। लेकिन है क्या, सब जगह सामान खरीदने के लिए ही लोग जाते हैं। इस बात को बेसिकली ध्यान में सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये टर्म दिख रहा है, मर्चेंट बैंक, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, ये सब लगभग एक ही चीज है, सबका काम इन्वेस्ट करना है। और ये जो आपको मर्चेंट बैंकर, हेज फंड और म्यूचुअल फंड दिख रहा है, ये कुछ नहीं करता है, आपका पैसा लेता है, मार्केट में लगाता है। बात साफ है, सिंपल है। अंतर थोड़ा थोड़ा का है, तो अंतर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग।
देखिए मर्चेंट बैंकर यह क्या करता है कि ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है। ये बड़े बड़े फर्म्स को जो है कि मर्चेंट बैंकर लोग जो रहते हैं, ये बड़े बड़े कंपनी को कंसल्टेंसी देती है। कंसल्टेंसी का मतलब क्या, सलाह देती है कि आप यहाँ पे पैसा लगाइए तो आपका रिटर्न अच्छा रहेगा, या फिर कंपनी को ये भी बताए कि आपके इस ऑपरेशन में ये प्रॉब्लम है, अगर इस तरीकों को ठीक कर लेते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये कौन लोग हैं, तो ये मर्चेंट बैंकर्स हैं। ठीक है, वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी भी देते हैं और साथ के साथ जो है कि फंड वो राइज करते हैं, और मतलब कि अदर फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, और वो जो है कि मार्केट में पैसा भी वो लोग लगाते हैं। बड़े बड़े कंपनियों का ये लोग पैसा लगाते रहते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को मैनेज करते हैं। तो ये कौन है, ये लोग हैं मर्चेंट बैंकर्स। हेज फंड क्या है, हेज फंड भी यही है। ये भी फंड को मतलब कि फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं जो है कि पुल करता है फंड को अलग अलग जगह से, और वो भी जो है कि अच्छे इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टर को देता है। यानी कि बहुत लोगों का पैसा लगाएगा और अच्छा इंटरेस्ट रेट ये देने का प्रयास करता है। तो सर आम जनता के लिए क्या है, आम जनता कहाँ पैसा लगाए, कहाँ इतना पैसा है कि वो मर्चेंट बैंकर के पास जाए, हेज फंड वालों के पास जाए। ठीक है, तो आम जनता के लिए एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड आप भी खरीद सकते हैं। ये क्या होता है, इस चीज को समझिए कि म्यूचुअल फंड वाले में क्या होता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो क्या करता है कि आपको बोलेगा कि ये मेरा एक बास्केट है, इस बास्केट में हमने अलग अलग कंपनी का शेयर खरीद के रख लिया है, और आप इसमें पैसा लगाइए आप भी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से जो है कि पैसा कलेक्ट करके एक जगह पहले जमा करेगा कि 1,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड वालों ने जमा किया। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर को ये बात का ध्यान रखना है कि आपने जिस इन्वेस्टर से पैसा लिया है उसका अच्छी जगह पे आप इन्वेस्ट करें पैसा, और अच्छा रिटर्न लाएं, और उसके बाद फिर जो है कि अपना कमीशन कट करके उनको रिटर्न वापस करें। तो म्यूचुअल फंड में कौन बैठा रहेगा, एक तो बंदा म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा। ठीक है, आप वहां पे जाएंगे पैसा लगाने के लिए, अब वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या आपका पैसा ले लेगा, और वो फिर जो है कि सब लोगों से पैसा लेने के बाद कलेक्टिवली जो है कि वो अलग अलग कंपनी का शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट में अलग अलग जगह पे वो रिटर्न इन्वेस्ट करता है। और वो उसको फाइनेंशियल समझ अच्छा रहता है, आपके पैसे को अच्छे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद जो है कि आपको उसमें जो रिटर्न आता है, अगर बहुत अच्छा रिटर्न आया तो बहुत अच्छा रिटर्न में से कुछ पैसा का परसेंटेज कट करेगा, वो अपना कमीशन काट के फिर आपको पैसा लौटाएगा। क्योंकि आम जनता को उतना फाइनेंशियल समझ नहीं है किस कंपनी में लगाए नहीं लगाए, डूब जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो उसके लिए कौन बैठा हुआ है, म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है। म्यूचुअल फंड मैनेजर का क्या काम है, आपके पैसे को मैनेज करने का काम है। ठीक है, ये लोग भी यही करते हैं। हेज फंड वाले, जैसे म्यूचुअल फंड में आम जनता लगा लेता है, हेज फंड में है कि भाई इतना लाख इतना करोड़ से नीचे का बात नहीं करेगा। मर्चेंट बैंकर कुछ और भी बात करे। मर्चेंट बैंकर एक काम ये भी करता है कि ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराता है। मैंने क्या बोला था, सारा का सारा है दुकान ही, किसी में एसी का हवा मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, सब जगह से खरीदाएगा सामान ही, किसी में क्यूआर कोड स्कैन करके देगा, और कोई जो है कि ऐसा ही बिल काट के दे देगा, कोई बिल भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट के अलग अलग दुकान है, बस इसको ध्यान रखना है आपको। क्लियर है। हाँ दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, और एक जो है कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होता है। तो मतलब म्यूचुअल फंड नहीं, ऐसे भी ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड का मतलब हमको समझना है। एक चीज का ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों रेगुलेट कर रहा है सेबी, क्योंकि हम मान लीजिए हम बोलेंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर, हमको बहुत नॉलेज है, हम बढ़िया पैसा आपका लगाएंगे, सब लोग पैसा जमा कीजिए, आप मेरे भरोसे पे पैसा जमा करें, हम पैसा लेके लंदन उड़ जाएं, तो कोई रेगुलेट करने वाला व्यक्ति चाहिए ना। तो इसलिए हमेशा देखते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल अच्छी फाइनेंशियल मार्केट इज, वो रिस्क वाला देते रहता है कि शेयर बाजार में पैसे लगाना हमेशा रिस्क का खेल रहता है, कृपया ध्यानपूर्वक लगाएं। वो कैसे आता है उसका एड। हाँ ठीक, तो वो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब दो चीजें हैं, एक ओपन एंडेड फंड क्या होता है, क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ओपन एंडेड फंड में क्या होता है कि बाय एंड सेल यूनिट्स ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस, अलाउ इन्वेस्टर टू एंटर एंड एग्जिट एज पर देयर कन्वीनियंस। जब मर्जी हो पैसा लगाइए, जब मर्जी हो बाहर निकल जाइए, वो है ओपन एंडेड फंड। ठीक है, वहां पे क्या होगा कि सेलिंग बाइंग हो रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है, आपका मन है घुस, आप चले गए, आपका मन है बाहर निकल रहे, आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्लोज एंडेड फंड में नहीं होता है ऐसा।
तो वो वहां पे क्या होता है कि वहां पे यूजुअली यूनिट्स को जो है कि क्या कहते हैं, यूनिट्स खरीदने का लॉन्च ऑफर जारी होता है, न्यू फंड ऑफर जिसको बोलते हैं, तभी आप वहां पे जाके खरीद सकते हैं। तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि किसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा और किसमें इंटरेस्ट कम होगा। बताइए किसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता होगा। क्लोज इंडेड वालों में। हाँ ठीक है। एक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटी आप उसको बोलते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है कि ये मिक्स है ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड फंड का, ये स्कीम का ये मिक्स जब कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। एक वेंचर कैपिटल है, एक एंजल इन्वेस्टर है। देखिए एंजल इन्वेस्टर को सबसे पहले समझते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्या है कि एन इफ्लुएंट इंडिविजुअल, मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसके पास की बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और वो जो है कि कैपिटल प्रोवाइड करता है स्टार्टअप बिजनेस को, ठीक है। यूजुअली मतलब कि स्टार्टअप वाले को ही पैसा वो देता है, ऐसा नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, बट मेनली जो है कि वो स्टार्टअप्स को पैसा देता है। ये जो है कि डेप्ट के रूप में दे या फिर इक्विटी के रूप में दे, कन्वर्टेबल डेप्ट मतलब कि बाद में जाकर के शेयर के रूप में बन जाए या फिर इक्विटी के रूप में दे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंजल इन्वेस्टर। जैसे रतन टाटा साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब बूढ़े हो चुके हैं, तो अब चाहते हैं कि किसी नए नए स्टार्टअप को, मेरे पास पैसा तो बहुत है, नए नए स्टार्टअप का मदद कर देते हैं, कुछ पैसा लगा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजल इन्वेस्टर बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो एंजल इन्वेस्टर होता है उनका फोकस रहता है हेल्पिंग द बिजनेस सक्सेस, उसके बिजनेस को जो है कि सक्सेस करने में हेल्प करने का भी उसका जो है कि एक मोटो रहता है। यहाँ मामला इमोशनल है, अभी वेंचर कैपिटल में देखेंगे तो वहां मामला इमोशनल नहीं होता है। अब तो रतन टाटा साहब सिर्फ ये बात देख के नहीं लगाएंगे इस स्टार्टअप में पैसा कि ये स्टार्टअप जो है कि प्रॉफिट में आएगा कि नहीं आएगा। अगर उनका इमोशन जग गया कि चलो ये मतलब कि आवारा पशुओं के लिए, रोड पे रहने वाले कमजोर पशुओं के लिए एक नया स्टार्टअप खुला है, तो रतन टाटा साहब को भी पता है कि ये जो है कि प्रॉफिट कमा के नहीं देगा, लेकिन उनका अपना इच्छा है कि हाँ हम जो है कि इस तरीके के स्टार्टअप को मदद करें, किसी गरीब बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए कोई स्टार्टअप है मदद करें, तो वो कर देंगे। वो बहुत उनके पास पैसा है, साइरस मिस्त्री हैं उनके पास पैसा है, अजीत प्रेम जी हैं उनके पास पैसा है, तो ऐसे लोग जो है कि वो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो पैसा लगाते हैं और जो है कि वो बहुत ह्यूज प्रॉफिट का एक्सेप्टेशन नहीं रखते हैं कई बार, ठीक है। सेम टू सेम वेंचर कैपिटल भी है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, ये भी प्रोवाइड करता है इक्विटी, ये प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइड करता है, ये स्मॉल मतलब कि फंड्स देते हैं अर्ली स्टेज वाले कंपनी को, जो इमर्जिंग स्टेज के फर्म है, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं जरूर देने वक्त पैसा कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल किस कंपनी में, उसमें पैसा लगाएंगे, और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो इंटरेस्टेड होते हैं उसके कंपनी के प्रॉफिट में। वो दे एंजल वेंचर कैपिटलिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी रेदर देन इन द पर्सन लाइक एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या था, मामला इमोशनल था थोड़ा सा, वेंचर कैपिटलिस्ट इमोशनल मामला नहीं है। वो आपके कंपनी के बैलेंस शीट को ठीक से देखेंगे, तुम्हारे में ग्रोथ करने का पोटेंशियल है कि नहीं है। अगर हाई ग्रोथ का पोटेंशियल उनको लगेगा कि हाँ ये स्टार्टअप में अर्ली स्टेज में कंपनी है, कोई इमर्जिंग फर्म आ रहा है मार्केट में नया नया बढ़िया बिजनेस करेगा, चलो इसमें पैसा लगा देते हैं, लेकिन वो इंटरेस्टेड है अपने प्रॉफिट को लेकर के कि उसका प्रॉफिट आना चाहिए, वो इस बात का पैसा लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म टाइप का होता है, उसमें मतलब कि कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं रहते हैं। एंजल इन्वेस्टर में मतलब कि सामान्यतः पर्सनल किसी कोई व्यक्ति ही रहते हैं, इंडिविजुअल पर्सन ही रहते हैं जो पैसा लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सॉवरेन वेल्थ फंड क्या है कि फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड सेटअप करता है, और इसमें जो है कि फॉरेन से पैसा मंगाया जाता है। अगर सरकार फॉरेन करेंसी में फॉरेन बॉन्ड को खरीदे, फॉरेन लोन उठाए, उसको क्या बोलेंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड बोलेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, सरकार के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप पैसा लगाएं तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए ही सेटअप किया जाता है, लिखा हुआ है ओनली सॉवरेन वेल्थ फंड सेटअप बाय इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का है, इसमें आप जो है कि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है विदेशी कंपनियां इसमें पैसा लगाती हैं कई बार।